नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये प्रश्न किसी न किसी प्रश्न में पूछे भी गए हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है प्रश्न। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था। 4 विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कृपाल सिंह शेखावत। तो जयपुर के ब्लू पॉटरी, नीली पॉटरी के लिए कृपाल सिंह शेखावत को प्रमुख रूप से जाना जाता है, और इन्होंने ही ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि तैयार की थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, निजामाबाद। तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है, आजमगढ़ के निजामाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है, चिकनकारी किससे संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वस्त्रकला से। तो चिकनकारी जो है वस्त्रकला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है। के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। तो के.जी. सुब्रमण्यम का जो प्रसिद्ध म्यूरल है वो लखनऊ शहर में लगा हुआ है, और यह लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने रविंद्रालय रंगशाला की बाहरी दीवार पर ग्लेज्ड टेराकोटा टाइल्स से एक बड़े आकार की म्यूरल किंग ऑफ डार्क चैम्बर्स को निर्मित किया गया है। और थोड़ा सा इनके विषय में और जान लेते हैं, के.जी. सुब्रमण्यम के विषय में। के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म 1924 में केरल में हुआ था, और इन्होंने शांति निकेतन से कला की शिक्षा ली थी, और 2012 में पद्म विभूषण सम्मान से इनको सम्मानित भी किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है। तो लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल के.जी. सुब्रमण्यम का है, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था। तो मध्य प्रदेश के कलाकार के.जी. सुब्रमण्यम को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है। तो के.जी. सुब्रमण्यम की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है अनुष्ठान है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। और इनके कार्यों की एक श्रृंखला है जिसे सरस कहते हैं, सरस। और सरस जो है बंगाल की लोक कला में जो व्याप्त कर्मकांडी अनुष्ठानिक है, उसी की एक कला शैली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर कौन है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भीतरगांव का मंदिर। तो पकी हुई मिट्टी के ईंटों से बना जो
मंदिर है वो भीतर गांव का मंदिर है और ये कानपुर में स्थित है। कानपुर में स्थित भीतर गांव का मंदिर जो है वो वर्गाकार चबूतरों पर ईंटों से बना हुआ है और यह ईंटों का सबसे पहला मंदिर माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, त्रिनाले। तो ललित कला अकादमी हर तीसरे वर्ष त्रैवार्षिकी त्रिनाले इंडिया का आयोजन दिल्ली में करता है। अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है और इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 1968 से हो रहा है। 1968 ईस्वी से हो रहा है त्रिनाले का। अगला प्रश्न है त्रैवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1968। तो त्रैवार्षिकी भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आरंभ 1968 से माना जाता है। अगला प्रश्न है त्रिनाले का आयोजन है, त्रिनाले आयोजित होती है कहाँ पे? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, दिल्ली। त्रिनाले आयोजित कहाँ पे होती है? दिल्ली में होती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है स्थान एवं शैली का ठीक ठीक मिलान करें और सही उत्तर के सामने कूट पर निशान लगाएं। सही उत्तर का चयन कूट के आधार पर देना है। तो गुजरात का संबंध है आभरण शैली से, आ को खा से मिलाते हैं। एलिफेंटा का मूर्तिकला से संबंध है यहाँ पे। वैशाली ये लोक कला से संबंधित है। पटना बाजार शैली से संबंधित है। तो इस तरह से आ को खा से, बा को घा से और सा को का से और दा को गा से मिलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिस्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अंत्येष्टि संस्कारों की कला किसे कहते हैं? तो अंत्येष्टि संस्कारों की कला मिस्र की कला को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई? तो मृतकों की पुस्तक मिस्र काल में लिखी गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है किस देश की पुस्तक बुक ऑफ डेथ प्राप्त हुई है? तो मिस्र की पुस्तक बुक ऑफ डेथ प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 192। मिस्र की कला शैली का किस अवधारणा से संबंधित है? तो मिस्र की कला शैली का आत्माओं से संबंध रखता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, आत्माओं से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? तो प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सबसे पहले समाधि और गुफाओं पर बनाए गए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, समाधि और गुफाओं पर। अगला प्रश्न है अमरावती का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। चारों में अमरावती का स्तूप नहीं है। अमरावती का स्तूप जिसे महाचैत्य के रूप में जानते हैं और यह स्तूप जो है आंध्र प्रदेश के गंटूर जिला, आंध्र प्रदेश का गंटूर जिला, ठीक है, कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है?
तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, विदिशा में। सांची स्तूप जो है विदिशा में है और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ेगा और सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची और भरूच स्तूप किस काल में बना? तो सांची और भरूच स्तूप जो है शुंग काल में बना था। देखिए, माना जाता है कि सांची और भरूच स्तूप उन स्तूपों में भी शामिल है जिनका निर्माण मौर्य काल की 3री शताब्दी में अशोक ने किया था, लेकिन इसका अधिकांश कार्य जो है शुंग काल की 2य शताब्दी में ईस्वी पूर्व में किया गया था। इसलिए सांची और भरूच काल का प्रमुख स्तंभ शुंग काल को ही माना जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सांची जाना जाता है, तो सांची बौद्ध स्तूपों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भरूच स्तूपों का काल कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, शुंग काल। आगे देखते हैं, सांची के स्तूप किस आकार के हैं? तो इसके आकार में देखें तो आकार में अर्धवृत्ताकार है। सांची का स्तूप जो अर्धवृत्ताकार है। अगला प्रश्न है, स्तूप किसका प्रतीक है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समाधि का। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की हैं? तो सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियां आंध्र काल की है, आंध्र सातवाहन काल से संबंध रखती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी का मकबरा, जो कि सासाराम बिहार में है। एक अष्टभुजाकार भवन है। अगला प्रश्न है, अलाई मीनार कहाँ स्थित है? तो अलाई मीनार जो है दिल्ली में स्थित है। सुल्तान अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था कुतुब मीनार के निकट। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के शासनकाल में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी और इसमें पूरे 7 सोपान 7 कांड है रामचरितमानस में। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, महर्षि वाल्मीकि। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो बिहार गुफाओं को संघाराम कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। और यह बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था और बौद्ध की जो पूजा स्थली है उसको स्तूप कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मुख्य बड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रांत में है? तो बौद्ध धर्म का मुख्य और बड़ा मंदिर गया जिले में स्थित है और गया जिला जो है वो बिहार में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 208, तारीख ए अल्फी क्या है? तारीख ए अल्फी क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईरान का इतिहास। तो तारीख ए अल्फी ईरान का इतिहास है। इसकी रचना
1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा नियुक्त एक समिति के द्वारा की गई थी। और तारिक अल्फी की रचना जो की गई थी उसके अध्यक्ष थे मौलाना अहमद। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? तो ब्रह्मा के 4 मुख जो हैं वो चारों वेद के प्रतीक हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और गद्य पद्य में लिखा जाने वाला जो वेद है वो यजुर्वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 210। वेद कितने होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, वेदों की कुल संख्या। उसी प्रश्न को फिर पूछा गया था 2013 में। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4। आगे देखते हैं, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संस्कृत भाषा में हुई है वेदों की रचना। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का उपदेश इनमें से क्या है? तो गौतम बुद्ध का उपदेश जो है ऑप्शन ए है, चरत भिक्खते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में दिया? तो बुद्ध ने अपने उपदेश जो दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में है और इस बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक भी कहा गया है। त्रिपिटक इसमें 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन किस शहर में है? तो रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़। और रॉक गार्डन जो चंडीगढ़ में है इसका निर्माण श्री नेकचंद ने किया था, श्री नेकचंद। अगला प्रश्न है, आयरन पिलर लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो आयरन पिलर लौह स्तंभ जो है वो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप महरौली नामक स्थान पर आयरन पिलर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 218। अशोककालीन शिलालेख को पढ़ने में सफलता सबसे पहले किसको मिली थी? तो अशोककालीन शिलालेख को पढ़ने की सफलता जो मिली थी सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। और सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सारनाथ का धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता कौन थे? तो सारनाथ के धमेक स्तूप के निर्माणकर्ता जो थे वो मौर्य काल में होता मौर्य थे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 220। सारनाथ स्तंभ पर किस पशु की आकृति नहीं है? तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, क्योंकि गाय और मृग दोनों की आकृति सारनाथ स्तंभ पर नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 221। सारनाथ पिलर कब बना? तो सारनाथ पिलर जो बना था 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन ए सही होगा। और यह चुनार के बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर कौन सी आकृतियां हैं? तो अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा।
अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस राज्य पर लड़ाई के बाद बौद्ध बने थे? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, उत्कल प्रदेश। वर्तमान उड़ीसा इसको कहा जाता है। कलिंग राज्य पर जब इन्होंने चढ़ाई की थी, भीषण रक्तपात भी हुआ था। उसी घटना के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की राजधानी क्या थी? तो सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया था? तो अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। ऑप्शन सी सही होगा, तृतीय। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।